तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में, जहां पे हम रोजाना करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है। आज के सेशन में थंबनेल में आपको दिख ही गया होगा, जहां पे हम आज के सेशन में 3 दिनों के करंट अफेयर्स के न्यूज़ को देखने वाले हैं, क्योंकि हमारी बैकलॉग्स चल रहे थे। ठीक है, तो आज के बाद हमारी सारी बैकलॉग्स खत्म हो जाने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज की तरफ। उससे पहले देखिए, हमारे पास डेज एंड थीम्स के टॉपिक्स होने वाले हैं, यानी कि इससे रिलेटेड न्यूज आने वाले हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस अपॉइंटमेंट के न्यूज होंगे, फेस्टिवल्स, रैंक एंड रिपोर्ट, स्कीम्स, मीटिंग्स, नेशनल स्टेट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, डिफेंस एंड कुछ मिसलेनियस न्यूज भी होने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज की तरफ। पहला न्यूज है हमारे पास डेज एंड थीम से रिलेटेड। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है कि ऑन विच डेट वर्ल्ड एथलेटिक्स। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने ये बोला, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये था कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने आपसे बोला कि 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने आपसे बोला कि पहला एडिशन कब सेलिब्रेट किया गया, 1996 को। आज हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे एथलेटिक्स कंडक्ट कराने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी है, जिसका नाम है वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन। बट क्या ये हमेशा से इसका नाम ये था? नहीं, हमेशा से इसका नाम ये नहीं था। ठीक है, 2019 में इसका नाम होता है वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन, बट इससे पहले इसका नाम था इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एथलेटिक्स फेडरेशन। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1912 के अंदर। क्लियर बात? वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए,
नेक्स्ट न्यूज इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? देखो, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 8 मई को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा सर, आपसे पूछा जाएगा कि सर 8 मई को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 8 मई को हम लोग हेनरी डुनंट, है ना, हेनरी डुनंट, ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। तो इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करते हैं। याद रखना, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर है ये, फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज विनर कौन होने वाले हैं? हेनरी डुनंट होने वाले हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की तरफ से आप देखोगे, है ना, इंडिया की तरफ से आपको मदर टेरेसा देखने को मिलेंगी, मदर टेरेसा देखने को मिलेंगी, ठीक है। साथ ही साथ कैलाश सत्यार्थी देखने को मिलेंगे, कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता है, ठीक है। तो नोबेल पीस प्राइज जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हेनरी डुनंट। और इनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था 1901 में, ठीक है। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पे, यानी कि 8 मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करते हैं। इन्होंने क्या फाउंड किया था बच्चा? तो इन्होंने फाउंड किया था इंटरनेशनल कमिटी ऑन रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमिटी ऑन रेड क्रॉस। आपसे पूछा जाएगा कि सर ये कमिटी क्या करती है, ये कमिटी करती क्या है? तो याद रखना, है ना, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो विक्टिम्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के जो विक्टिम्स हैं, उनको असिस्ट करने का काम, उनको असिस्ट करने का काम, उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? इस रेड क्रॉस सोसाइटी का होता है। मैंने क्या कहा, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि हेनरी डुनंट वो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टैब्लिश किया एक सोसाइटी जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल कमिटी ऑन रेड क्रॉस, ऑन रेड क्रॉस, ठीक है। ये सोसाइटी को फाउंड किया गया इस वजह से ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर होता है, उसमें जो सर्वाइवर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। पहला जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया इन्हीं को दिया गया। कब दिया गया? 1901 में, ठीक है। और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पे हर साल हम लोग 8 मई को क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो 8 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। वेरी गुड। कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया। कब दिया गया? 2014 में दिया गया, 2014। इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है उसी साल कैलाश सत्यार्थी को किस वजह से मिलता है नोबेल पीस प्राइज? तो ये ना बच्चों को ना चाइल्ड लेबर से वापस लेकर आते हैं, है ना, उनके राइट्स के लिए फाइट करते हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। और याद रखना, ये जो सोसाइटी इन्होंने फॉर्म किया था ना हेनरी डोनेंट ने, इसको, इस पर्टिकुलर सोसाइटी को 3 बार नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, 3 बार नोबेल पीस प्राइज मिला है, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज मिला है ना। इनको तो एक ही बार मिला है, बट इनको, इसको 3 बार मिला है नोबेल पीस प्राइज। आइए, आपसे पूछा है 75th यूरोप डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, है ना। तो 75th यूरोप डे सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली, कब? 9 मई को, ठीक है, 9 मई को। देखो, इसका सेलिब्रेशन ना 2 बार होता है, ध्यान से समझना। इसका सेलिब्रेशन 5th मई को भी होता है और इसका सेलिब्रेशन 9th मई को भी होता है। 9th में जो सेलिब्रेशन होता है वो करता है यूरोपियन यूनियन, है ना, यूरोपियन यूनियन, जहां पे आपको उर्सुला वॉन देखने को मिलेंगी। कौन? उर्सुला वॉन देखने को मिलेंगी एज सीनियर मोस्ट, मतलब यार जो इनकी हेड है ना। और 7th मई को यूरोपियन काउंसिल इसका सेलिब्रेशन करता है, 7th मई को यूरोपियन काउंसिल इसका सेलिब्रेशन करता है। यूरोपियन काउंसिल का मतलब यूरोपियन यूनियन प्लस यूक्रेन, यूरोपियन काउंसिल मतलब यूरोपियन यूनियन प्लस यूक्रेन। तो इसका सेलिब्रेशन 2 बार होता है, एक बार 5th मई को होता है, एक बार 9th मई को होता है। 9th मई वाला सेलिब्रेशन यूरोपियन यूनियन करता है ना। एंड 5th मई वाला सेलिब्रेशन यूरोपियन काउंसिल करता है, ठीक है। पहली बार बात करूं तो इसका पहली बार सेलिब्रेशन हुआ था 1964 को, 1964 को पहली बार, है ना, याद रहे, पहली बार इसका सेलिब्रेशन हुआ था, ठीक है। तो देखो, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि यूरोपियन काउंसिल भी इसका सेलिब्रेशन करता है यूरोपियन डे का, है ना।
यूरोपियन काउंसिल जो कि यूक्रेन के साथ मिलकर बन रहा है, ठीक है। आओ, यूक्रेन जो कि पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। बैंकिंग एंड फाइनेंस की न्यूज आपसे पूछ रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज रिसेंटली लॉन्च्ड लार्जेस्ट स्टाफ एंगेजमेंट इनिशिएटिव, जिसका नाम है नेक्स्ट लीप इनिशिएटिव। ध्यान से समझना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि मैं यहां पे छाला सेठी साहब की बात कर रहा हूं, सेठी साहब की बात कर रहा हूं। इसने लॉन्च किया है एक ऐसा इनिशिएटिव जहां पे स्टाफ जो है इंगेज हो रहे हैं। बात समझ रहे हो, कोई ऐसी चीज जहां पे बहुत सारे स्टाफ इंगेज हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई मोटिव होगा इंगेजमेंट का, तो यहां पे इंगेजमेंट का मोटिव क्या है, स्टाफ क्यों इंगेज हो रहे हैं, तो हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। हम इनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सर क्या चीज की ट्रेनिंग होगी, तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग, मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग, रोबोटिक्स की ट्रेनिंग, है ना। तो नेक्स्ट जनरेशन, है ना, नेक्स्ट जनरेशन जो चीजें हैं भैया, उनकी ट्रेनिंग यहां पे प्रोवाइड की जा रही है। किसको, तो एसबीआई के एम्प्लॉयज को, ठीक है। एसबीआई के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग यहां पे प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो एसबीआई के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको यहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। कौन से इनिशिएटिव के अंदर, तो देखो दो इनिशिएटिव है, एक है नेक्स्ट लीप, दूसरा है सुपर एसबीआई ग्रेट टू ग्रेटर। अरे आप ग्रेट से ग्रेटर हो गए, यानी कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई। तो एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, है ना। और आने वाले टाइम पे जिन चीजों की जरूरत है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कितने इंप्लॉयज को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया है, तो 1.75 लाख इंप्लॉयज को यहाँ पे ट्रेनिंग ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है अंडर दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। और अगर मैं बात करूं एसबीआई में टोटल कितने स्टाफ है, तो 2,32,000, है ना, 296 लाख इतने एम्प्लॉयज आपको एसबीआई में देखने को मिलेंगे। एट प्रेजेंट की बात करूं तो एसबीआई में इतने स्टाफ है, आउट ऑफ विच इतनों को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा चुका है अंडर दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। Am I clear with this news? चलो आओ, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की बात कर रही है, तो आपसे पूछ रहा है फ्रेडरिक मर्स has recently become the 10th chancellor of which country? सिंपल सी न्यूज है सर, सिंपल सी न्यूज है। कौन से देश के चांसलर बने हैं, तो आपको कुछ यूरोपियन कंट्रीज देखने को मिलेगी जहां पे चांसलर का पोस्ट होता है। तो जर्मनी के चांसलर बन गए हैं कौन, जर्मनी की बात करूं तो सर यूरो इसकी क्या हो जाएगी, करेंसी हो जाएगी। बर्लिन इसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी, है ना। कैपिटल क्या हो जाएगी, बर्लिन इसकी कैपिटल होने वाली है। किसकी बात कर रहा हूं, जर्मनी की बात कर रहा हूं। क्लियर बात, जर्मनी, वेरी वेरी गुड। जर्मनी की मैं बात कर रहा हूं, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन होने वाली है, ठीक है। एंड फ्रैंक वॉल्टर इसके क्या हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे। फ्रैंक वॉल्टर इसके क्या हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई whose tenure has been recently extended by 1 year? इनमें से कौन वो व्यक्ति है जो कि सीबीआई के डायरेक्टर है। दूसरी चीज, इनके टेन्योर को 1 साल से बढ़ा दिया गया है। तो भैया सीबीआई के डायरेक्टर कौन है, तो सीबीआई के डायरेक्टर है प्रवीण सूद, है ना। सीबीआई के डायरेक्टर कौन हो जाएंगे, प्रवीण सूद। तपन डेका ये कौन है, तो सर ये आईबी के अंदर है, आईबी के हेड होने वाले हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड कौन हो जाएंगे, तपन डेका हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रवि सिन्हा जी को भैया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ खुफिया एजेंसी, है ना, हमारी जो खुफिया एजेंसी है उसका हेड बनाया गया है। किसको, तो किसको, रविंद्र सिन्हा को। राहुल नवीन इनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का हेड बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखना प्रवीण सूद हैज बीन अपॉइंटेड, है ना,
इनके ये सीबीआई के डायरेक्टर हैं, इनको टेन्योर को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सीबीआई कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर आने वाली है। ठीक है, एंड ट्रेनिंग के अंदर आने वाली है। और ये मंत्रालय किसके पास है? नरेंद्र मोदी जी के पास। नरेंद्र मोदी जी के पास ये मंत्रालय होने वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसे स्टैब्लिश किया गया था है दिल्ली पुलिस, लिख लो, दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट ऑफ, दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट ऑफ 1946 के तहत। ठीक है, तो सीबीआई को स्टैब्लिश किया जाता है दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट ऑफ 1946 के बाद। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। चलिए, अगली न्यूज क्या कह रहा है? रोबर्ट प्रीवोस्ट बिकम द डैश टू बी अपॉइंटेड एज पोप। देखो, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बट आप ऑप्शन से अंदाजा लगा सकते हो। ये कुछ रीजन्स के नाम दिए गए हैं, यानी कि भैया किसी को तो पोप अपॉइंट किया गया है वैटिकन सिटी का, है ना, कैथोलिक चर्च का पोप अपॉइंट किया गया है। आपसे पूछा है किस रीजन से बिलोंग करते हैं, तो याद रखना ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट प्रीवोस्ट, ठीक है, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं और अमेरिका से इलेक्ट होने वाले पहले पोप हैं। अमेरिका से इलेक्ट होने वाले हैं पहले पोप हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर आपको याद हो रिसेंटली, है ना, रिसेंटली एक पोप साहब का जो है देहांत हो जाता है ना, पोप फ्रांसिस का देहांत हो जाता है। पोप फ्रांसिस का रिसेंटली देहांत हो जाता है। उनके नाम पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाती है, उनके नाम पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और इनकी एज कितनी थी? 88 ईयर्स। ठीक है, 2013 से लेकर 2025 तक, है ना, वेटिकन सिटी के अंदर ये पोप के रूप में रहे थे। वेटिकन सिटी के अंदर ये पोप के रूप में रहे थे। इनका देहांत हो गया, तो उनके देहांत के बाद जो सीनियर मोस्ट होते हैं ना, है ना, पोप्स का पूरा एक बैठक होता है। ठीक है, उसके बाद वहां पे वोटिंग होती है और जो सीनियर मोस्ट होता है जनरली उसी को नेक्स्ट पोप अपॉइंट किया जाता है। तो अगले पोप कौन है भैया वेटिकन सिटी के अंदर? तो भैया अगले पोप है रॉबर्ट प्रीवोस्ट। ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? पोप फ्रांसिस को रिप्लेस कर रहे हैं, जिन्होंने 2013 से लेकर 2025 तक, है ना, 88 की उम्र में इनकी देहांत हुई थी, अगर आपको याद आ रहा हो। ठीक है, ये वो व्यक्ति है। ठीक है, इन्हें लियो 14 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लियो 14 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये 267th पोप हैं, वैटिकन सिटी के 267th पोप हैं, है ना। और 266th वाले कौन थे? तो पोप फ्रांसिस थे। है ना, 266 वाले कौन थे वैटिकन सिटी के? तो 266 वाले कौन थे भैया? तो 266 वाले पोप फ्रांसिस थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज, फेस्टिवल्स इन इंडिया। आपसे पूछा है त्रिशूर पूरम, है ना। यहां पे देखो ध्यान से समझना, पूरम का मतलब होता है गैदरिंग। ठीक है, पूरम का मतलब क्या होता है? गैदरिंग। गैदरिंग किसका गैदरिंग? गैदरिंग ग्रुप का गैदरिंग। तो त्रिशूर पूरम फेस्टिवल हाल ही में कहां पे सेलिब्रेट किया गया? तो इसका सेलिब्रेशन केरला के अंदर हो। केरला के किस जगह पे सेलिब्रेशन हो रहा है? तो इसका सेलिब्रेशन हो रहा है त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सेलिब्रेशन कहां पे हो रहा है? त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। कहां पे? केरला के अंदर सेलिब्रेशन हो रहा है। ठीक है, सेलिब्रेशन कब हो रहा है? 7 मई को इसका सेलिब्रेशन होता है। 7 मई को इसका सेलिब्रेशन आपको देख। ठीक है, इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को ना मदर ऑफ ऑल पूरम्स भी कहते हैं। मदर ऑफ ऑल पूरम्स भी कहते हैं, मतलब सभी ग्रुपिंग का सबसे हेड। मतलब इससे बड़ा फेस्टिवल नहीं होगा कोई, इससे बड़ा गैदरिंग नहीं होगा कोई, है ना। इसे इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल पूरम्स भी कहते हैं। इसका सेलिब्रेशन कहां पे होता है? तो इसका सेलिब्रेशन एक टेंपल में होता है, ध्यान से लिख लेना, वडा वडा कुमाथम, वडा कुमाथम टेंपल के अंदर इसका सेलिब्रेशन होता है, जो कि आपको त्रिशूर के अंदर ही देखने को मिलेगा।
जो कि आपको त्रिशूर के अंदर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मदर ऑफ ऑल पूरम्स, पूरम्स का मतलब होता है एक गैदरिंग, है ना, एक गैदरिंग होता है। चलिए, रैंसन रिपोर्ट्स की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग, है ना, 2025 में जीडीपी साइज के अकॉर्डिंग इंडिया किस देश को रिप्लेस करेगा? अरे सर, जीडीपी के मामले में तो यूएसए टॉप पे है, फिर चाइना आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको जापान देखने को मिलेगा, फिर इंडिया देखने को मिलेगा, और फिर सर जर्मनी देखने को मिलेगा। तो इंडिया किसको रिप्लेस करेगा? जर्मनी को नहीं, जर्मनी को तो ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका है। तो इंडिया जो है वो जापान को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, है ना, लिख लो। रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। और इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इंडिया 2025 में जापान को क्या कर देगा? जापान को सरपास कर देगा जीडीपी के मामले में। जीडीपी के मामले में इंडिया जापान को सरपास कर देगा। ठीक है, तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी होने वाली है 2025 में। ठीक है, अच्छा, इंडिया की कुछ टारगेट्स भी तो हैं। इंडिया का टारगेट्स है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है हमें। इंडिया का टारगेट है 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना है 2027 तक। इंडिया का टारगेट है 6.8 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना है, 6.8 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना है 2030 तक। ठीक है, तो ये इंडिया के टारगेट्स। अच्छा, आईएमएफ ने बोला, आईएमएफ ने बोला कि सर देखो, इंडिया 2025 में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगी वो 6.2% होगी। वहीं 2026 में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगी वो 6.3% होगी। तो ये दोनों बात भी आईएमएफ ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कह दिया है ना? क्लियर है? तो कितनी सारी बातें कही। आईएमएफ ने बोला कि भैया इंडिया किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा, तो 2024 में 6.2% की रफ्तार से, और 2026 में 6.3% की रफ्तार। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। इंडिया जो है वो जापान को सरपास करके थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, ये बात भी इसने कहा। साथ ही साथ इसने कहा कि भैया इंडिया के ये सारे टारगेट्स हैं और इंडिया लगातार बढ़ती जा रही है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, जापान इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। इससे पहले अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया सबसे ज्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो, है ना, डेट टू जीडीपी रेशियो, है ना, जीडीपी रेशियो मतलब मेरी जीडीपी अगर 1 रुपया है तो मेरे ऊपर उधार कितना है? अरे मेरे पर्स में 1 रुपया पड़ा हुआ है ना बाबूजी। मेरी सैलरी आई और मेरी सैलरी 1 रुपया है और मेरे को उधार चुकाना है 5 रुपया। बहुत दिक्कत की बात है भैया। तो डेट टू जीडीपी रेशियो की बात अगर मैं करूं तो डेट टू जीडीपी रेशियो सबसे ज्यादा कौन से देश का है? सूडान देश का है। ये बात भी इसने ही रिपोर्ट में कही थी। ठीक है, ये बात भी किसने कहा था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा था। याद है ना? आओ, आपसे पूछा है स्कीम्स के बारे में, तो आपसे पूछ रहा है कि विच स्टेट रिसेंटली लॉन्चेस ज्योति स्कीम। अरे भैया, एक स्कीम लॉन्च हो रहा है, नाम क्या है? ज्योति स्कीम। मोटिव क्या है? माइग्रेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाना, माइग्रेंट चिल्ड्रंस को पढ़ाना। अच्छा, तो यहां पे याद रखना केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है क्या? तो केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है कौन सा? ज्योति स्कीम। स्कीम का मोटिव क्या है? मोटिव है जो माइग्रेंट माइग्रेंट वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं। ये माइग्रेंट वर्कर्स कहाँ की बात कर रहा हूँ? केरला की बात कर रहा हूँ। कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं? तो 35 लाख से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके कुछ बच्चे भी होंगे, तो इन बच्चों को हम लोग क्या करेंगे? स्कूल्स में एडमिशंस देंगे। देखो, अगर आपकी उम्र 3 से 6 साल के बीच में होगी तो आपका एडमिशन कर दिया जाएगा आंगनवाड़ी के अंदर, है ना, आंगनवाड़ी के अंदर। और अगर आपकी उम्र 6 साल से ज्यादा होगी तो आपको पब्लिक स्कूल्स में एडमिशन करा दिया जाएगा, पब्लिक स्कूल्स में एडमिशन करा दिया जाएगा। ये कहना है कौन सी स्कीम का? तो ये कहना है ज्योति स्कीम का।
ठीक है। तो ज्योति सिम स्कीम क्या कह रही है केरला की, कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं केरला के अंदर, उनके जो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं शिक्षा लेना, उनको हम लोग स्कूल भेजेंगे। ठीक है सर। जिनकी उम्र 3 से 6 साल के बीच में है, यानी 3 साल से पहले वाले को स्कूल तो भेजोगे नहीं, तो 3 से 6 साल के बीच के जो बच्चे होंगे उनको हम लोग आंगनवाड़ी में एडमिशन करा देंगे, और जिनकी उम्र 6 साल से ज्यादा होगी उनको हम लोग पब्लिक स्कूल्स में एडमिशन्स करा देंगे। बहुत अच्छी बात है। चलिए, हेलो 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 हेलो, एक सेकंड दीजिए, मैं माइक चेंज कर लूं। अगला न्यूज, नेक्स्ट न्यूज कह रहा है कि विच स्टेट रिसेंटली लॉन्चेस पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। देखो, अच्छा एक बात बताओ, एक आर्टिस्ट जब इसकी उम्र ज्यादा हो जाती है तो वो क्या करता है? ऐसे भी तो आर्टिस्ट होंगे जो कि बहुत ज्यादा अमीर नहीं होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे? अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे, खर्चा कैसे चलाएंगे? तो देखो, रिसेंटली क्या हुआ, हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग मंथली असिस्टेंस देंगे। और ये मंथली असिस्टेंस किसको दिया जाएगा? आर्टिस्ट को। किसको दिया जाएगा? आर्टिस्ट को। कौन से आर्टिस्ट? जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, और जिन्होंने 20 साल से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है आर्ट के अंदर, कंट्रीब्यूट किया है आर्ट के अंदर, है ना। आर्ट के फील्ड में अगर आपने 20 साल से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है और अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो आप इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है भैया। इसके अंदर होगा क्या, अगर आपकी इनकम 1,80,000 तक है, अगर आपकी इस सालाना इनकम 1,80,000 तक है, एनुअल इनकम 1,80,000 तक है, तो आपको 10,000 पर मंथ, है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने वाला है। और अगर आपकी मंथली सालाना इनकम 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक है, तो आपको भैया 7,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। ठीक है। तो अगर आपकी इनकम 1,80,000 तक है तो आपको 10,000 पर मंथ असिस्टेंस मिलने वाला है, और अगर आपकी इनकम सालाना 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक है, तो आपको इतना यानी कि 7,000 का असिस्टेंस सरकार देने वाली है। अंडर विच स्कीम? तो पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान इनिशिएटिव या योजना। ठीक है। तो हरियाणा गवर्नमेंट इसे इनिशिएट कर रही है। आइए, मीटिंग्स एंड समिट्स की बात हो रही है। हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट, जिसका नाम है ग्लेक्स 2025। तो इसको इनॉग्रेट किया गया है हमारे जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो ग्लेक्स 2025 समिट कहां पे आयोजन हो रहा है? न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक, न्यू दिल्ली के अंदर। मोटिव क्या है? तो स्पेस के सेक्टर को हम लोग और भी ज्यादा इनहांस करें, मतलब ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल लेवल पे है ना, स्पेस में हम लोग ज्यादा एक्सप्लोर कर पाए, ज्यादा से ज्यादा स्पेस एक्टिविटीज कर पाए, इस वजह से इसको इनिशिएट किया जा रहा है। कौन इनिशिएट कर रहा है? तो भैया जितेंद्र सिंह इनिशिएट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जितेंद्र सिंह। ठीक है। याद रखना, ये इसका 12th एडिशन होने वाला है। ठीक है। ये जो ग्लेक्स समिट है, ये इसका 12वां एडिशन होने वाला है, जो कि न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, प्लस इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा। साथ ही साथ इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ना, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। 7 से 9 मई के बीच में से कंडक्ट किया गया। ठीक है। तो स्पेस के सेक्टर में हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो, इस वजह से एक समिट को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसे इनॉग्रेट कर रहे हैं जितेंद्र सिंह। 7 से 9 मई तक ये चलता है। ठीक है।
12वां ये एडिशन होने वाला है। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्लस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन प्लस एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। क्लियर? आई नेक्स्ट न्यूज, नेशनल स्टेट अफेयर्स की बात हो रही है। एविएशन मिनिस्टर रिसेंटली गिव्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अगर आपसे कोई पूछे सर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हम बहुत करते हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब क्या होगा? क्या ये एयरपोर्ट हरे कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा? नहीं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब होता है वो एयरपोर्ट जिसे हम लोग स्क्रैच से बना रहे हैं, बिल्कुल जीरो से जिस एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है उसी को हम लोग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात कहते हैं। पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अगर आपको याद हो, हमने बात किया था डोनी पोलो एयरपोर्ट, है ना, पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। उसके बाद हमने बात किया था मोपा एयरपोर्ट के बारे में जो कि गोवा में है, ठीक है। और अब आप देखोगे स्क्रैच से दो एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। एक बनाया जा रहा है कोटा के अंदर, कोटा यानी कि राजस्थान, है ना, और एक बनाया जा रहा है कहां पे भैया, है ना, एक बनाया जा रहा है कोटा यानी कि राजस्थान, और दूसरा बनाया जा रहा है पुरी के अंदर। पुरी कहां पे हो जाएगा? उड़ीसा के अंदर, ठीक है। उड़ीसा के अंदर आपको ब्लैक पगोड़ा, व्हाइट पगोड़ा टेम्पल देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ब्लैक पगोड़ा एंड व्हाइट पगोड़ा टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? जयपुर नहीं होगा बच्चा, पुरी के अंदर, ठीक है, पुरी के अंदर, हाँ पुरी के अंदर होगा। ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं है, ऑप्शन ई कर लो इसको, पुरी के अंदर इसको। आइए, इंडिया का पहला एजुकेशन सिटी विथ फॉरेन यूनिवर्सिटी कमिंग अप इन विच सिटी? ध्यान से समझना, एक सिटी बनाया जा रहा है और ये सिटी डेडिकेटेड होने वाला है एजुकेशन को। एजुकेशन को मतलब ऐसी सिटी जहां पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होंगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होंगी, कॉलेजेस होंगे, और ये एजुकेशन को ही डेडिकेटेड होने वाला है। आपसे पूछा है इस सिटी को कहां पे बनाया जा रहा है, तो इस सिटी को नवी मुंबई के अंदर बनाया जा रहा है। इसके लिए आप देखोगे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है ना, महाराष्ट्र के द्वारा इसे साइन किया गया है, प्लस दो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के द्वारा इस एमओयू को साइन किया गया है। वो दो यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क जो कि यूएसए के अंदर है, और एक है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी। तो एक एमओयू साइन हो रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में प्लस इन दो यूनिवर्सिटी के बीच में, जहां पे हम एक एजुकेशन सिटी को बना रहे हैं, कहां पे? नवी मुंबई के अंदर, है ना। ये अनाउंसमेंट किसने किया है? देवेंद्र फडणवीस साहब के द्वारा। देवेंद्र फडणवीस जी ने ये अनाउंसमेंट जो है किया है दैट वी आर गोइंग टू स्टैब्लिश दिस पर्टिकुलर। ऑप्शन ए, वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन ए। आई हाँ, विथ स्टेट यूटी, हेलो हेलो हेलो, विथ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी रिसेंटली इनॉग्रेट्स 400 इलेक्ट्रिक देवी बसेस। देवी बसेस कौन इनॉग्रेट कर रहा है भैया? तो रेखा जी कहाँ की सीएम है? रेखा जी, अरे रेखा गुप्ता कहाँ की सीएम अपॉइंट हुई हैं, है ना, किसकी जगह पे? अतिशी जी की जगह पे, अतिशी जी की जगह पे, और अतिशी जी किसकी जगह पे? केजरीवाल जी की जगह पे। बताओ जरा, रेखा गुप्ता कहाँ की सीएम है? तो रेखा गुप्ता ने इनॉग्रेट किया है क्या बच्चा? इनॉग्रेट किया है क्या? तो देवी बसेस, ठीक है। कितने देवी बसेस? 400 देवी बसेस। आने वाले टाइम पे 2080 बसेस और भी लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है। ये सारे बसेस जो हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे बसेस किससे चलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे, ठीक है, लद्दाख में नहीं। नॉट इन लद्दाख बच्चा, ऑप्शन सी इज गुड, हाँ ऑप्शन सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो रेखा गुप्ता कहाँ की सीएम हो जाएंगी?
दिल्ली की सीएम हो जाएंगी। और इन्होंने 400 बसेस को लॉन्च किया है अंडर विच इनिशिएटिव? तो देवी बसेस इनिशिएटिव। देवी इनिशिएटिव ना, ये स्पेशली दिल्ली के लिए लॉन्च किया गया है, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव के अंदर। वेरी गुड। आओ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली डॉक्यूमेंटेड। देखो, डॉक्यूमेंट का मन करने का मतलब क्या होता है? शुभम सर के पास एक पेन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुभम सर के पास एक पेन है और उस पेन का मैंने फोटो खींच लिया है। शुभम सर के पास एक पेन है, उस पेन के बारे में मैंने कॉपी में लिख लिया है। शुभम सर के पास एक पेन है, मैंने उस पेन का वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, यानी कि आपने इस पेन को डॉक्यूमेंट कर लिया। मेरे पास ये पेन है और इस पेन के बारे में कहीं भी बातें नहीं हुई हैं, इस पेन के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है सबको पता है। तो अगर मैंने कोई चीज को डॉक्यूमेंट किया, यानी कि अब मेरे पास इसका एक प्रूफ। आपसे बोला है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 11 एंशियंट इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर बनाना, लिखी हुई चीज। 11 एंशियंट इंस्क्रिप्शन को भैया हम लोग क्या किया है, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। और ये इंस्क्रिप्शन जो है तेलंगाना में डॉक्यूमेंट हुई है। ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती है? तो भैया ये सातवाहना डायनेस्टी से बिलोंग करती है। ठीक है, सातवाहना डायनेस्टी से बिलोंग करती है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे 11 एंशियंट इंस्क्रिप्शन है जो कि सातवाहना डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, सातवाहना। और कहा जा रहा है कि जो इंस्क्रिप्शन है इसकी डेट कहाँ से कहाँ तक है? तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेकर फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेकर, है ना, 6th सेंचुरी सी तक है। 6th सेंचुरी, इस बीच का ये क्या होने वाला है, इंस्क्रिप्शन होने वाला है। ठीक है, 11 इंस्क्रिप्शन है जिसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया है। ठीक है, और ये जो इंस्क्रिप्शन है ना, ये रॉक पे किया गया है। ठीक है, बड़े बड़े चट्टानों पे भैया इंस्क्रिप्शन किया गया है। ठीक है, सातवाहना डायनेस्टी। वेरी गुड, सातवाहना से बिलोंग करती है। तो सातवाहना से बिलोंग करते हैं 11 एंशियंट। ठीक है, सातवाहना डायनेस्टी को ना आंध्रा डायनेस्टी भी कहते हैं, ये बात भी ध्यान रख लेना। ठीक है, हालांकि आपके एग्जाम में, बैंक एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आंध्रास डायनेस्टी भी कहते हैं, डायनेस्टी भी कहते हैं। आई, नेक्स्ट न्यूज, दिल्ली गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली अनाउंस टू कंडक्ट क्लाउड सीडिंग टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। देखो, ध्यान से समझना। क्लाउड सीडिंग का कंसेप्ट मैं बता देता हूं बहुत 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 आसान भाषा में। ठीक है, बहुत आसान भाषा में। जब हम लोग है ना, या तो सॉल्ट, या तो सॉल्ट और या तो सिल्वर आयोडाइड, या तो सॉल्ट या तो सिल्वर आयोडाइड को स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, किस मोटिव से? तो ये क्रिएट करेंगे रेन। ये क्या क्रिएट करेंगे? रेन क्रिएट करेंगे। और जब बारिश होगी तो पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जब आर्टिफिशियली हम लोग क्या करते हैं, बारिश करवाते हैं इन चीजों को स्प्रिंकल करके, उसी कंसेप्ट को हम लोग क्लाउड सीडिंग के नाम से जानते हैं। उसी कंसेप्ट को हम लोग क्लाउड सीडिंग के नाम से जानते हैं। तो आईआईटी कानपुर की मदद से, है ना, आईआईटी कानपुर की मदद से आप देखो क्या हो रहा है, क्लाउड सीडिंग कराया जा रहा है। 5 अलग अलग फेजेस में इसे कंडक्ट कराया जा रहा है। 5 अलग अलग फेजेस में क्लाउड सीडिंग जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। टोटल 3.2 करोड़ जो है यहाँ पे लागत लगने वाली है, यानी कि कॉस्ट आने वाला है। ठीक है, आर्टिफिशियल रेन। वेरी गुड, नॉट आईआईटी दिल्ली बच्चा, आईआईटी कानपुर। ठीक है, आओ। हाँ, फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट ऑफ 477 स्नो लेपर्ड हेल्ड इन विच स्टेट? यूटी। देखो, क्वेश्चन को इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। 477, क्या हमारे देश में 477 स्नो लेपर्ड है? नहीं, है ना।
अगर आपको याद हो 2024 में, 2024 के अंदर स्नो लेपर्ड के एस्टिमेट्स आए थे। कितने स्नो लेपर्ड्स हैं इसके एस्टिमेट्स आए थे, जहां पे हमने देखा था कि हमारे देश के अंदर 718 स्नो लेपर्ड्स हैं। कितने हैं? 718, जिसमें से 33% स्नो लेपर्ड या 477 स्नो लेपर्ड कहाँ पे हैं? लद्दाख के अंदर। और यहीं पे क्या हो रहा है भैया? यहीं पे, है ना, स्नो लेपर्ड्स के एस्टिमेट्स जो है वो प्रेजेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगा। ये कहना किसका है? स्नो लेपर्ड के पहले एस्टिमेट का, जो कि कंडक्ट किया गया था 2024 में, है ना। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, इन तमाम स्टेट्स के अंदर आपको स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे। बट सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड आउट ऑफ टोटल 718 स्नो लेपर्ड, 477 स्नो लेपर्ड विच मेक्स 33% ऑफ द टोटल स्नो लेपर्ड, ये आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगा। और यहीं पे भैया पहला एस्टिमेट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आओ, मोटिव वही है, इनको कंजर्व वगैरह करना है। with which country India recently signed a free trade agreement? सुनो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग करने की कोशिश करते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, याद रखना, ये दो देशों के बीच में भी हो सकता है और दो से ज्यादा देशों के बीच में भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जो टैरिफ होते हैं ना, अभी जो अमेरिका और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर हो रहा है ना, टैरिफ वॉर हो रहा है। क्या टैरिफ वॉर हो रहा है? देखो, लेट्स से एक कंट्री है ए और एक कंट्री है बी। ठीक है, तुम्हें ए कंट्री, भैया ए कंट्री जो माल जो है बना रहा है, तो माल बना रहा है, माल अपने देश में बेच रहा है, तो देश का पैसा देश में रह गया, फायदा हुआ, बट इतना ज्यादा नहीं हुआ। फायदा और ज्यादा कब होगा, या बहुत ज्यादा फायदा कब होगा? देश का बाहर का पैसा आपके पास है ना, फॉरेन करेंसी आपके पास है, तब ज्यादा फायदा होगा। तो ए ने कोई माल बनाया, ये बोला भैया मैं तो बी देश में बेचूंगा, बट बी ने बोला कि नहीं, देख, इस बॉर्डर में, इस बॉर्डर को पार करने के लिए, मतलब मेरे देश को एंटर करने के लिए तेरे को देना पड़ेगा टैरिफ, टैरिफ देना पड़ेगा, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट ड्यूटी भी कहते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई सामान है 1 रुपए का, ए बना रहा है, ए कोई सामान 1 रुपए का बना रहा है, और इसने बोला यार 1 रुपए का मैं सामान बना रहा हूं, प्लस 1 रुपए का मेरा खर्चा आ रहा है बी देश में बेचने में, मैं 1 रुपए का प्रॉफिट रख के इसको बेच देता हूं, कितने रुपए में? 3 रुपए में। ध्यान से समझना, ए ने बोला मुझे माल बेचना है बी के पास। ए ने बोला मैंने 1 रुपए में माल बनाया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मैंने जोड़ा 1 रुपए, यानी कि 2 रुपए में मेरा माल पूरी की पूरी तरीके से बी तक पहुंच जाएगा। बट प्रॉफिट में जोड़ लेता हूं, 1 रुपए का मैं प्रॉफिट जोड़ लेता हूं, मतलब 3 रुपए में माल बी देश में बेच सकता हूं। बट बी देश में बेचने के लिए बी ने बोला कि भैया मैं तेरे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। कितने का टैरिफ लगाऊंगा? बी देश ने बोला भैया मैं 2 रुपए का लगाऊंगा, मनमर्जी चल रहा है। यूएसए ने अभी मनमर्जी किया, 26%, 11%, फिर 8 महीने का हमको ब्रेक मिला। बी ने बोला 2 रुपए का मैं टैरिफ लगाऊंगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाऊंगा, यानी कि भैया ये जो 3 रुपए का माल ये बेच सकता था, अब ये कितने में बेचेगा? 5 रुपए में बेचेगा। अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहली चीज, बी को भैया 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी चीज, अगर ये एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने के पीछे मोटिव ये भी हो सकता है कि भैया यही माल बी के देश में भी तो बन रहा होगा, और बी के देश में लेट्स से ये माल 3 रुपए का बन रहा होगा, तो अगर क्या 3 रुपए, लेट्स से बी देश में ये माल 3.5 रुपए में बन रहा होगा। अब बी देश में कोई माल 3.5 रुपए का बन रहा है, यहां पे ये 3 रुपए में बेच सकता है, तो इसका माल कोई खरीदेगा नहीं, इसका माल खरीदेगा। तो इससे अच्छा क्या है भैया, टैरिफ जो है इंक्रीज कर दो, ताकि ये बेचेगा तो 5 रुपए में बेचेगा, हमारे पास ये ऑलरेडी 3.5 3.5 रुपए में अवेलेबल है, तो लोग इसी से खरीदेंगे। तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनके इंटरेस्ट को, है ना, कंजर्व करने के लिए भी ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, पैसा कमाने के लिए भी लॉन्च किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो
ट्रेड डेफिसिट है उसको रिड्यूस करने के लिए भी किया जाता है, डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भी किया जाता है। तो यूके के साथ 3 साल के बाद, 3 साल से लगातार नेगोशिएशन चल रहा है और उसके बाद हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है। चलिए, आपसे पूछा है कि विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस टू लॉन्च ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स। चैरियट्स, चैरियट्स मतलब रथ होता है, ठीक है। टू कैप्चर एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय गाजा स्ट्रिप। गाजा पट्टी भैया, गाजा पट्टी पे कौन अटैक करेगा? ऑब्वियस सी बात है ना। एक तरफ भैया आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा, है ना। गाजा स्ट्रिप जो है वो इजिप्ट एंड इसराइल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो भैया यहाँ पे एक तरफ इजिप्ट, इजिप्ट को कोई दिक्कत नहीं है। इसराइल जो है वो अटैक करने वाला है और पूरी तरीके से गाजा पट्टी को डिस्ट्रॉय कर देगा। हमने पेजर्स वगैरह अटैक के बारे में सुना था। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चेस ग्लोबल एड नेटवर्क, जिसका नाम है वोटॉन। वोटॉन ग्लोबल एड नेटवर्क भैया कौन सी बॉडी लॉन्च कर रही है? तो ये यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है ना। यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जिसे हम यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म के नाम से जानते हैं। यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म के नाम से जानते हैं, काउंटर टेररिज्म के नाम से जानते हैं। इसने क्या लॉन्च किया है? तो एक इनिशिएटिव जिसका नाम क्या है? वोटॉन। इस इनिशिएटिव को 2022 में ही इनिशिएट कर दिया गया था, बट अब प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। इस इनिशिएटिव को बैक कौन कर रहा है? स्पेन बैक कर रहा है, ठीक है। इस इनिशिएटिव को स्पेन बैक कर रहा है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। टेररिज्म के जो विक्टिम्स है ना भैया, टेररिज्म के जो विक्टिम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया जा रहा है। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया जा रहा है। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। आओ, Which country recently approves Elon Musk's satellite internet venture Starlink to offer its services? तो इंडिया ने बोला भैया Starlink को कि आप अपने देश के, है ना। Starlink किसका है भैया? Starlink उसी व्यक्ति का है जिसका SpaceX है ना। SpaceX किसका है? इलॉन मस्क साहब का है। इलॉन मस्क साहब का, जिसका फाल्कन 9 भी रॉकेट है, जिसका फाल्कन 9 रॉकेट है, दुनिया की सबसे हैवी पेलोड उठाने वाली रॉकेट जो है, ठीक है। तो स्टारलिंक भैया ये क्या दे रहा है? ये देता है सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी, है ना। और इसी कनेक्टिविटी को भारत में उतारने के लिए काफी समय से कोशिश कर रहा था। अब इंडिया ने बोला है कि आप अपनी सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गोल्डन वीजा दे रहा है कौन? वियतनाम। कितने सालों का? 10 सालों का गोल्डन वीजा दे रहा है। किसके लिए है ये? इंडियंस के लिए। तो इंडियंस को यहाँ पे गोल्डन वीजा दे रहा है कौन? वियतनाम दे रहा है, ठीक है। वियतनाम इंडिया को गोल्डन वीजा दे रहा है टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट को एनहांस करने के लिए। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज इंडिया किसके साथ कंडक्ट कर रहा है? तो मालदीव्स के साथ, ठीक है। मालदीव्स के साथ एक एक्सरसाइज 4 से लेकर 10 तारीख तक कंडक्ट किया जा रहा है, जहां पे आईएनएस इंडियन नेवल शिप श्रद्धा जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। सिंपल सी न्यूज थी। इसके बाद आईएनएस तमाला। आईएनएस तमाला याद रखना, ये बनाया किसने है? रशिया ने बनाया है, ठीक है। रशिया ने बनाया है। और ये क्या है? एक फ्रिगेट है, दूसरा फ्रिगेट है ना। और ये इंडिया को मिलने वाला है। तो आईएनएस तमाला जो है वो इंडिया को मिलने वाला है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कौन सी क्लास का है? किर्विक क्लास का है, ठीक है। हाँ, What is the name of the first shallow water anti submarine warfare? मतलब shallow water में भी ये काम करने वाली है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर होने वाली है, यानी कि सबमरीन्स को भी डुबा देगी मार के, है ना। ये कौन सा है वाला है? आईएनएस अर्नाला होने वाला है, ठीक है। और इसे इंडियन नेवी में अब शामिल कर लिया गया है। आईएनएस चक्रा हमारे देश का ना इकलौता न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन मतलब समझ रहे हो? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन यानी कि यहां से न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च किया जा सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स, है ना, बाकी किसी सबमरीन से लॉन्च नहीं किया जा सकता है। इकलौता आईएनएस चक्रा होने वाला है, ठीक है। मिसलिनियस न्यूज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक डेटा आ रहा है। डेटा किसके द्वारा लाया गया है? नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, जहां पे बताया जा रहा है कि जो इंडिया की कोस्टल बाउंड्रीज है ना, या मैं कहूँ इंडिया की जो कोस्टल लेंथ है ना, वो इतनी हुआ करती थी, बट अभी जियोस्पेशियल डेटा से पता चला है इंडिया की लेंथ। बट हमारा कोस्टल लेंथ ही हमें नहीं पता है
अरे भैया, हाँ, क्या चल रहा है ये सब? हमारा कोस्टल लेंथ तो पता होगा ना। मेरे घर कितने एरिया में फैला हुआ है, ये तो मेरे जुबान पे होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें अभी तक भैया देखो, इतने लेंथ हमारा है कोस्टल लेंथ, ये हमें इतना पता था, बट जियोस्पेशियल डेटा से पता चला कि हमारा जो कोस्टल लेंथ है वो इतना है। क्या ही कह दे। अगला है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। इसने लॉन्च किया है ना, दो रेयर आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट्स, ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स जिसमें आयुर्वेद के बारे में जानकारी दी गई है। कौन कौन सा है? निघंटु एंड द्रव्या नमकारा। अगला, सिविल डिफेंस ड्रिल। आपको पता है सिविल डिफेंस ड्रिल जो है वो है ना, लगभग 240 से ज्यादा जगहों पे यहाँ पे से कंडक्ट किया गया, जहाँ पे कैसे कैसे आपको देखना है ना। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सिर्फ इतना याद कर लेना, 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रशिया की जो एम्बेसी है, कहाँ पे? रशियन एम्बेसी कहाँ देखने को मिलेगी? अशोका रोड पे आपको देखने को मिलेगी, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। न्यू दिल्ली के अंदर। वहां पे क्या किया गया है? वहां पे बिजू पटनायक जी की एक प्रतिमा, एक स्टैचू को यहाँ पे इनॉग्रेट किया जा रहा है। उसके बाद त्रिपुरा की पहली ग्रीन विलेज कौन बन गई है? रंगाचेरा। रंगाचेरा हैज नाउ बिकम द फर्स्ट ग्रीन विलेज ऑफ त्रिपुरा, यानी कि सोलर लाइट्स वगैरह यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया गया हमारे, है ना, फोर्सेस के द्वारा, जहां पे 22 नक्सलाइट्स को छत्तीसगढ़ के अंदर मार गिराया गया, ठीक है। ये बहुत मैं आपको बताऊं, ये जो फोर्सेस होती हैं इनका जीवन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है ना। आर्मी के पास तो फिर भी आप देखोगे, आपको पता होता है कि बॉर्डर के बाहर के लोगों से लड़ना होता है, बट जो नक्सलाइट से लोग लड़ते हैं ना, उनकी जीवन बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन अभ्यास हमने लॉन्च किया, कैसे कैसे चीजों को डील करना है। उसके बाद हम लोग 7 मई को सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, और इनका 164th बर्थ एनिवर्सरी होने वाला है, ये बात भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर समझ में आ गई होंगी। शाम को, है ना, जो वीकली रिवीजन क्लास है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो मिलते हैं कल अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।